गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर पढ़े द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो इसका पार्ट 2 पढ़ना था, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसके पहले हम लोग एवेलियन ग्लेनी की स्टोरी पढ़ चुके हैं और उसी का ये पार्ट 2 है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। ठीक है, तो ये शहनाई जो है उससे रिलेटेड देखिए और सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि शहनाई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ जितने सारे पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। सब लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं और बहुत ही रिनोन्ड हैं। और यहाँ सबसे लास्ट में देखिए ये डबल बॉक्स करके ये जो है ये बिस्मिल्लाह खान का पिक्चर है और आप इनको अच्छे से पहचान रहे होंगे क्योंकि बहुत ही लेजेंडरी पर्सन थे। इनको इंडिया का पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जितने भी अवार्ड्स हो सकते थे इनको मिला है और बहुत ही फॉर्चुनेट रहे कि इनको अपने लाइफ टाइम में सब कुछ हासिल हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, नाम याद रखिएगा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का क्या है, शहनाई। आप अक्सर मंदिर में, शादी में कहीं सुनते होंगे ये आवाज़ गूंजती है और इसी के नाम पे एक फिल्म भी थी, गूंज उठी शहनाई। ठीक है, शहनाई का मतलब ही कोई शुभ काम हो रहा है तो वहाँ पे शहनाई बजता है, शुभ काम, ऑसिपिसस वर्क। ठीक है, कोई भी ऑसिपिसस रिचुअल होता है तो वहाँ शहनाई बजना जरूरी होता है। तो आई होप कि आप सब लोग इस शहनाई से परिचित जरूर होंगे। ये स्टोरी पढ़ते हैं कि शहनाई एग्जिस्टेंस में आया कैसे और बिस्मिल्लाह खान का नाम इससे कैसे एसोसिएट हुआ। ठीक है, तो एम्पिरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। एम्पिरर औरंगजेब जो था ये मुग़ल के एम्पिरर थे। आप औरंगजेब नाम से परिचित होंगे, मुग़ल डायनेस्टी के ये एम्पिरर थे और इन्होंने बैन किया। बैन करना मतलब रोक लगाना। ठीक है, जैसे अभी लॉकडाउन में आपके घूमने पे बैन लगा हुआ है, आप कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं, अपने घर से बाहर निकलने पे बैन लगा हुआ, मतलब रोक लगा हुआ होना। ठीक है, तो एम्पिरर औरंगजेब बैंड, देखिए जब ये पास्ट टेंस हुआ तो एन इसमें डबल हो गया है। ठीक है, BAN बैंड मतलब होता है रोक लगाना, लेकिन जैसे ही इसका पास्ट टेंस बना है तो ये एन डबल हो गया तो बैंड हो गया। द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था कॉल्ड पुंगी। कॉल्ड मतलब जिसको कहा जाता है, मतलब पुंगी नाम का। ठीक, पुंगी देख लीजिए इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये लोकल नेम है वहाँ का। तो पुंगी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको कि एम्पिरर औरंगजेब ने बैन कर दिया, उस पर रोक लगा दिया इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसका जो था वो साउंड जो था वो श्रिल मतलब बड़ी तीखा है ना, क्राई जैसा। जैसे आप लोग कहते हैं अपने इधर रीजनल लैंग्वेज, भाई चाय से आवाज़ लगा, तो अनप्लीजेंट, वो इतना तीखा आवाज़ था कि प्लीजेंट नहीं लगता था, क्योंकि म्यूज़िक हम किस लिए सुनते हैं, वो प्लीजेंट लगता है। तो वो अनप्लीजेंट साउंड था, इसलिए उसको बैन कर दिए थे। कहाँ पे बैन किए? तो इन द रॉयल रेसिडेंस। रॉयल मतलब राजकीय, राजा का। ठीक है, तो वहाँ के शहंशाह का जो भी उनका रेसिडेंस था, जो महल था, उस जगह पे वो उसको बजाने से मना कर दिए। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब पुंगी जेनेरिक नेम मतलब क्या होता है? अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। तो मतलब रीड से, रीड मतलब ना वो पानी के अंदर एक पौधा होता है, उसमें अंदर खोखलापन होता है, तो वो एम्प्टी पार्ट्स को ले करके और उससे जो भी मतलब ऐसा जो भी खोखला चीज़ हो, ऐसा कोई भी खोखला चीज़ हो जिसमें अंदर में खाली है और इसके वजह से उससे आवाज़ निकलती हो, उस सारे चीज़ को वहाँ पे एक जेनेरिक नेम दे दिया गया, क्या? पुंगी। ठीक है, तो इस तरह के सारे नॉइज़ मेकर्स। नॉइज़ मेकर्स क्यों कहा गया? अगर म्यूज़िक अच्छा लगता है तो भाई इसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, इज्जत दी जाती है, और जब म्यूज़िक अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको नॉइज़ मेकर्स कहा गया। तो वो सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट उस तरह के थे उसको वहाँ पे पुंगी के नाम से जाना गया।
फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। रिवाइव मतलब फिर से लाइफ में आना, फिर से एक नॉलेज होना, फिर से लोगों द्वारा पहचाने जाना, ठीक है, फिर से उसको जीवन मिलना, ठीक। तो इसीलिए वो रिवाइवल बोलते हैं किसी चीज़ का जब फिर से शुरुआत होता है। तो फ्यू फ्यू मतलब कुछ लोग, ये आप जान रहे, डिटरमाइनर्स फॉर काउंटेबल नाउन। तो फ्यू हैड थॉट मतलब कुछ लोगों का ये सोचना था, थॉट वो सोचे थे, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव कि एक दिन ये रिवाइव होगा, मतलब फिर से वापस आएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक नाई जो था, किस तरह के फैमिली से था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो कि म्यूज़िक से ही जुड़े हुए थे। प्रोफेशनल मतलब उनका पेशा ही था म्यूज़िक, वैसे लोग, ठीक है, वैसे फैमिली से एक नाई था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, एक्सेस मतलब पहुँच होना, ठीक है, एक्सेस मतलब पहुँच होना, यानी कि उसको, हु यहाँ पे जो हो गया, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसको कि राजकीय महल तक जिसकी पहुँच थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो उसने तय किया, क्योंकि वो म्यूज़िक के फैमिली से था, यहाँ मना था बजाना रॉयल फैमिली में, तो उसको लगा कि ठीक है, जिस आवाज़ से लोगों को नफ़रत है, यहाँ महाराजा को अच्छा नहीं लगा, उस आवाज़ को अगर चेंज कर दे, टोन मतलब होता है साउंड, तो साउंड को अगर थोड़ा चेंज कर दे, उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दे, इम्प्रूव करना मतलब कि और अच्छा करना, बेहतर करना, ठीक है। तो उसने निर्णय लिया कि वो उसको थोड़ा बेहतर बनाएगा, द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी की जो आवाज़ थी उसको बेहतर बनाएगा, क्योंकि आवाज़ की वजह से ही उसको बैन किया गया था। तो इसीलिए इसने सोचा कि ठीक है, इसको थोड़ा बेहतर बनाया जाए, और उसने कोशिश शुरू की। ही चोज अ पाइप, चूज़ का पास्ट टेंस, यहाँ पे चूज़ में होता है CHOOAC, और पास्ट टेंस बनाए तो सिंगल वो हो गया। ऊपर आप देखे थे कि बैंड में बैन होता है V1 और V2 में डबल N हो गया, तो थोड़ा थोड़ा नोटिस करते चलेंगे। तो स्पेलिंग याद करना भी आपको आसान होगा, लिखते समय भी याद रहेगा। ही चोज अ पाइप, वो क्या किया, एक पाइप को चुना, पाइप जिसमें अंदर होल हो, तो इस तरह का पाइप को चुना, विथ अ नेचुरल हॉलो, जिसमें नेचुरली खुद ही अंदर से खाली जगह हो। हॉलो स्टेम, स्टेम मतलब वो तना होता है, ठीक है, तो ऐसा टहनी, ऐसा तना वाला हिस्सा जिसमें कि अंदर से खाली हो। दैट वॉज लॉन्गर, जो लंबा हो, एंड ब्रोडर दैन पुंगी, और जो पुंगी से थोड़ा चौड़ा हो। तो वो कैसा पाइप चुना, वो चुनने में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखा, एक कि उसमें नेचुरल ही हॉलो हो, मतलब खुद ब खुद हॉलो हो, हॉलो बाद में बनाना नहीं पड़े। दूसरा कि वो लंबा हो और चौड़ा हो, लॉन्ग मतलब लंबा, तो लॉन्गर कि उससे लंबा हो कंपेरेटिव डिग्री, एंड ब्रोडर चौड़ा, ठीक है, चौड़ाई भी उसकी ज़्यादा हो, लॉन्गर एंड ब्रोडर दैन द पुंगी, ठीक है। तो पुंगी से ज़्यादा लंबाई हो, पुंगी से ज़्यादा चौड़ाई हो, पुंगी से ज़्यादा उसमें ऐसा हो कि वो थोड़ा वो लंबा और चौड़ा तो हो ही, साथ में नेचुरल हॉलो हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ वो देख करके, क्योंकि उनको टोन सुधारना था, उनको उसकी आवाज़ को इम्प्रूव करनी थी, उसको ठीक करना था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी, सॉरी, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी, और उसके बॉडी पे क्या किए, उस पाइप को लेकर के उस पर 7 होल्स बना दिए, ऑफ द पाइप, उस पाइप के बॉडी पे 7 होल्स बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब वो उसको बजाए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उस होल्स को कभी बंद करके कभी खोल के, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। अब ये होल था, क्योंकि पुंगी में होल को बंद करने खोलने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब ये क्या किए कि जो पाइप लिए उसमें 7 होल बना दिए, और उस होल को किसी को कभी बंद करके खोल के, और इस तरह से जब, क्योंकि उसमें जब होल में सांस भरते हैं, हवा भरते हैं, ठीक है ना, तो उससे आवाज़ आती है। आप देखे हो कभी, आप लोग पेन के कैप से आवाज़ निकालते हो, कभी गांव के बच्चों को देखे हो, कोई कोई पत्ता ऐसा होता है उसको लेकर के लपेटते हैं और उससे आवाज़ निकालते हैं, यानी कोई भी होल में जब डालेंगे हवा तेज़ी से तो वहाँ से साउंड निकलती है। तो इसी साउंड को इन्होंने थोड़ा टेक्निक चेंज किया कि होल को सबको एक साथ नहीं निकलने देंगे,
किसी को कभी बंद करेंगे कभी खोलेंगे। अब उससे जो आवाज़ आई वो मेलोडियस हो गई। मेलोडियस मतलब मीठी, अच्छी, प्लीजेंट। अब आवाज़ निकली, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी। और वो उस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, जो पुंगी के तरह, अभी तक तो वो पुंगी की तरह का ही चीज़ था, तो पुंगी को ही इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था, तो अब उसको वो रॉयल फैमिली में, रॉयल्टी मतलब कि वो राजघराने का जो परिवार था वहाँ पे, ठीक है, पैलेस में उसको प्लेड, बजाना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा प्ले का इस्तेमाल होता है, आप ध्यान रखिएगा, पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ भी, ठीक। इसी प्ले मतलब खेलना भी होता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना भी होता है। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा द का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। सबको इम्प्रेस्ड हुआ, मतलब सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्लेजेंट लगा। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब जब वहाँ अच्छा लगा तब हुआ कि भाई इसका नाम क्या दिया जाए, क्योंकि पुंगी से तो थोड़ा एलर्जिक कंडीशन हो गया था, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, बैन हो गया था राजमहल में, तो इसीलिए उन लोगों को लगा कि नहीं, पुंगी से अलग इसका कुछ नाम देते हैं। तो फिर नाम के लिए जब सोचा गया तो क्या हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि चूँकि ये जो था सो वहीं पे पहली बार प्ले करके देखा गया था पब्लिकली, तो सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चेम्बर, ठीक है, मतलब वो महाराज के चेम्बर में, शाह कहते हैं सम्राट को, किंग को, एम्पेरर को, ठीक है, तो इसीलिए उन शाह के चेम्बर में, उनके भवन में ये पहली बार बजा एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई। और इसको क्या किया गया था, एक नाई, एक बारबर, ठीक है, बारबर को हिंदी में नाई कहते हैं, आपके एरिया में तो आराम से आप नाई वर्ड से परिचित हो, इंग्लिश वर्ड ही बारबर है, आप याद रखेंगे। तो नाई, अब बहुत मज़ेदार वर्ड मिल गया कि सहनाई, वो शाह जो थे और नाई मिलकर के ये हो गया सहनाई। स्पेलिंग आप याद करेंगे SHEH, क्योंकि शाह का स्पेलिंग एज होता है, ठीक है, तो एज यहाँ स्पेलिंग में नहीं है, सहनाई में SHEH। और नाई को अगर रोमन लेटर में लिखेंगे तो ये बन जाएगा NAI, नाई। तो सहनाई इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि सहनाई का नाम कैसे पड़ा। अब आप इस पिक्चर को ज़रा अच्छे से पहचान लें कि इसमें पुंगी कौन सा है और सहनाई कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑसिपिसस। ऑसिपिसस मतलब होता है शुभ चीज़, ऐसा जिसको कि इस वजह से उसको किया जाता है ऑसिपिसस काम को, जिससे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये अच्छा चीज़ लाने वाला है। द प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, है ना, गुड फॉर्च्यून मतलब सौभाग्य। सौभाग्य हमारे यहाँ समृद्धि मतलब सब कुछ, सुख, शांति, धन, संपदा, सब कुछ उसमें शामिल होता है। तो वैसे ही गुड फॉर्च्यून लाने वाला चीज़ जो है उसको ऑसिपिसस कहते हैं। तो अब ये साउंड जो है, द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑसिपिसस, शुभ माना जाने लगा। देख लीजिए, पुंगी जो था वो बैन हो गया था और थोड़ी सी एफर्ट लगाई और सहनाई जो है उसको ऑसिपिसस, उसको वो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, अब वो ऑसिपिसस हो गया, मतलब हर शुभ मौके पे वो बजाई जाएगी। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से, एंड फॉर दिस रीजन ना, इसी वजह से, रीज़न मतलब कारण, वजह से, इसी वजह से इट इज़ स्टिल प्लेड, स्टिल मतलब अभी भी इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, ये मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, इंडिस्पेंसिबल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम ही नहीं चले, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल ऐसा चीज़ जिसके बगैर कि काम ही नहीं चले। यहाँ भी आपका मीनिंग लिखा हुआ है, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, ठीक है। तो ऐसा चीज़ जिसके बगैर काम ही नहीं चले। तो टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। नॉर्थ इंडिया के वेडिंग मतलब शादी, ठीक है, वेड मतलब WED, वेड मतलब शादी करना, भर ये वेडिंग नाउन ना, डबल D यहाँ भी देख लीजिए। सो इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts।
उस समय जब पास्ट में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय शहनाई जो था वो नौबत कहलाता है। नौबत वहाँ का उर्दू टर्म एंड ट्रेडिशनल इंसेम्बल मतलब कि वो जो थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, मतलब एक साथ, जैसे कुछ चीज़ों का एक साथ ग्रुप होता है, कितने सारी चीज़ें एक साथ बजते हैं, उसमें से एक हिस्सा था। तो 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते थे, उनमें से ये एक था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट, राज दरबार में 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते थे, उसमें से एक ये भी था। टिल रिसेंटली, टिल, ठीक है, अभी आप स्टिल पढ़े थे ऊपर, यहाँ टिल, अभी हाल तक, ठीक है। टिल रिसेंटली यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि हाल तक। इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, हाल तक इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिरों में और शादियों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्रेडिट मतलब श्रेय, मतलब ये नाम उनके नाम जाता है ना। कहते हैं ना कि अगर कोई काम ये किया तो भाई इसका क्रेडिट उसको जाता है। तो ये है कि कोई काम किया तो उसकी उपलब्धि को स्वीकार करना, दैट इज नोन एज टू गिव क्रेडिट। तो द क्रेडिट फॉर ब्रिंग मतलब लाना, दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, ऑन देख लीजिए, ये ऑन के साथ ये प्रीपोजिशन ऑन टू, ठीक है, मूवमेंट के लिए, कि वहाँ से टेम्पल्स और वेडिंग से उठा करके क्लासिकल म्यूजिक के स्टेज पर लाने के लिए जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एंड हियर हिज नेम हैज़ बीन मेंशन विद उस्ताद। उस्ताद इज मास्टर ना, म्यूजिक के वर्ल्ड में मास्टर्स को, टीचर्स को उस्ताद कहा है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ना, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स, सो दैट इज उस्ताद। आप ऐसे भी कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन बातचीत में कि भाई ये तो इस बात का उस्ताद है, मतलब ये इस बात का मास्टर है, ये इसमें स्किल्ड है, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद का स्पेलिंग देखेंगे। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब 5 साल के थे, देखिए अब यहाँ से कहानी होती है बिस्मिल्लाह खान के बचपन की, कि आखिर ये क्रेडिट उनको गया, तो इस क्रेडिट में उनका कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन रहा, किस किस एज में, है ना, वो इस इंस्ट्रूमेंट के पास कैसे आए और कैसे इसको क्लासिकल स्टेज तक पहुंचा पाए और वर्ल्ड में पहचान दिला पाए और इतने सारे अवार्ड्स उनको कन्फर हुए। तो एज अ 5 ईयर ओल्ड, 5 साल के जब थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा अच्छे से समझते होंगे, बिहार झारखंड में बहुत अच्छे से खेला जाता है, बच्चे मज़े से खेलते। गिल्ली डंडा एक गेम है जिसमें एक स्टेम, पेड़ का एक स्टेम होता है, वो स्टिक होता है और छोटा सा जो पार्ट होता है वो गिल्ली होता है। ज़मीन पे होल बना के गिल्ली को रखते हैं ताकि उसको डंडे से पुश किया जा सके, एंड दैट गेम इज़ गिल्ली डंडा। प्रेमचंद की तो एक स्टोरी ही है गिल्ली डंडा लिखी हुई। तो एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। ठीक है, बिहार के बच्चे इस पे ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, ये स्टोरी बिहार से बिलोंग करती है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो कहाँ खेला करते थे? नियर अ पॉन्ड, एक पॉन्ड के पास, इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव। डुमरांव बिहार में एक स्टेट पहले था राज्य, लेकिन डुमरांव आज भी जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे चूँकि पहले स्टेट था इसलिए वो उनके जन्म के टाइम, तो उसमें वो खेला करते थे। अब इसलिए उसको बोला गया है कि ये जो थे, ये आज़ादी के पहले की बात हो रही है जब उनका जन्म हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita. अब वो क्या करते, बिहार में रहते थे, तो बिहार में एक ट्रेडिशन है कि जब होली बीत जाता है ना, होली फागुन के महीने में मनाई जाती है, तो होली के बाद का महीना जो है वो चैत का महीना आता है। तो चैत में चैता गाते हैं, ठीक है। चैत में राम जी के जन्म से एसोसिएटेड ये मंथ है ना, चैत्र में ही इसका शुद्ध नाम जो है वो हिंदी में चैत्र है, ठीक। तो उस चैत्र को, लेकिन रीजनल जो लोग हैं वो उसको चैत कहते हैं। तो इस चैत्र महीने में जो गाने वाला स्पेशल सॉन्ग है दैट इज़ नोन एज चैता, ठीक, और इसको मेल मेंबर्स गाते हैं।
तो इसमें क्या है, चैत्र महीना जो है वो राम जी के जन्म से एसोसिएटेड है। श्री रामचंद्र भगवान जो थे, कहा जाता है कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन उनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए रामनवमी त्यौहार मनाते हैं। अभी हाल में बीता है ना। तो ये चैत्र का जो महीना है, इसमें जब चैता गाते हैं तो चैता गाने के लिए मेल मेंबर्स तो जो भी आसपास के लोकेलिटी के लोग जिनको गाने में इंटरेस्ट हो वो लोग बैठते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर, बाकी लोग तो उसको एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे भोजपुरी, ये भोजपुरी एक डायलेक्ट का नाम है। तो ये जो है सो भोजपुरी अब तो लैंग्वेज भी है, सिर्फ डायलेक्ट नहीं है। तो ये भोजपुरी जो है वो वहाँ पे जा करके और भोजपुरी भाषा में ही ये लोग गाया करते थे। बिहार और झारखंड के बहुत सारे एरियाज़ में भोजपुरी आज भी बोली जाती है, लोग बोलते हैं। आप अगर इस एरिया से बिलोंग करते होंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको सीखना चाहिए। हिंदी इंग्लिश तो बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, लेकिन भोजपुरी भी उतना ही बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि इसकी मिठास जो है आपको लोगों से जोड़ती है और आप लाइफ को और इन्जॉय कर पाते हैं। तो वह भोजपुरी में चैता गाते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। आप देख लीजिए, बिहारी जी के मंदिर में जाके गाते थे, ठीक। और वहाँ पे क्या होता था कि उनको चैता किस लिए गाने जाते थे। देखिए, ऐसे तो चैत्र जो है सो और राम जी का जन्म जो है वो हिंदू रिलीजन से एसोसिएटेड है, लेकिन जब गांव में इस तरह के फेस्टिवल्स हुआ करते हैं तो फिर वहाँ पे रिलीजन का ख्याल नहीं, वहाँ पे इस तरह से बाउंड्री नहीं हुआ करता है कि इस रिलीजन के लोग नहीं आ पाएंगे, और पहले लोग बड़ा मिलजुल के रहते थे। तो ये सोशल हार्मोनी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने कि ये मुस्लिम बच्चे थे फिर भी वहाँ जाके गाया करते थे, और भोजपुरी में राम जी के जन्म से जुड़ी हुई कहानियाँ गाया करते थे, है ना। और किस लिए जाते थे, तो अर्न करना मतलब होता है कमाना। तो यहाँ उनको जो प्राइज़ मिलता था एक तरह से गाने के बाद जो मिलता था वो बड़ा लड्डू हुआ करता था। लड्डू मिठाई आप जानते होंगे, बेसन के बूंदी की बनती है, ठीक है। तो ये लड्डू इस एरिया में ऐसे ही यूपी हरियाणा में आप देखेंगे, हरियाणा के लोग जो है सो गोंद का लड्डू बनाते हैं, वहाँ वो ज़्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पे आप बिहार में देखेंगे कि बेसन की बूंदी बनती है और उसकी लड्डू बनती है और बहुत अच्छी मिठाई है। तो वो लड्डू 1.25 kg की, सोच लीजिए 1.25 किलो की एक लड्डू उनको मिलती थी एज अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। वहाँ के जो महाराज थे, इसीलिए ऊपर ये स्टेट कहा गया, ESTATE, क्योंकि तब वो महाराज का एरिया था, ठीक है। आज जो है हम लोगों का इंडिपेंडेंस के बाद उसका स्पेलिंग है STATE, स्टेट, ठीक है। बिहार एक स्टेट है, झारखंड स्टेट है, केरला स्टेट है, इस तरह से। तो वहाँ स्पेलिंग है STATE, वो है ESTATE, तो आप नोटिस करेंगे उसको। अब ये महाराज जो थे वो क्या करते थे, चैता जब हो जाता था उसके बाद जो प्रसाद स्वरूप जो आता था वो आता था 1.25 किलो का लड्डू। क्यों? क्योंकि राम जी के जो भक्त हैं श्री हनुमान जी, और हनुमान जी को प्रिय कहा जाता है लड्डू, तो आज भी हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है, उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, मतलब एज ए ऑफरिंग लड्डू इज ऑफर्ड, लड्डू इज गिवन। तो उनको प्रसाद के स्वरूप वहाँ पे देते हैं, ठीक है। प्रसाद हो गया ऑफरिंग। सो दिस हैपेंड 80 years ago। ये कब हुआ? 80 साल पहले, कि वो महाराजा के पास, क्योंकि मतलब आज़ादी के पहले की बात है, ठीक है। तो अब वहाँ जाया करते थे, गाया करते थे और उनको लड्डू मिला करता था, उनको बहुत मज़ा आता था, तो वो इसी के लिए वहाँ जाते थे और गाते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, है ना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग देखें कि इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, उसमें द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है भारत रत्न। तो एक 5 साल के बच्चे की वहाँ से कहानी शुरू हो करके और इतनी लंबी यात्रा, 80 साल की यात्रा, जहाँ आकर के इनको भारत रत्न मिलता है, वहाँ तक की कहानी है कि कैसे इस बच्चे ने शहनाई को इतने दूर तक लाया। तो अब इनको जब भारत रत्न मिला तो ये बहुत बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को मिला, और पूरे दुनिया भर में, क्योंकि शहनाई की आवाज़ सच में बहुत मीठी होती है। आप कभी सुन के कोशिश करोगे, अभी तो सब जगह बजता है, यूट्यूब पे भी उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत सुकूनदायक की आवाज़ है। कहीं दूर से भी सुनाई दे तो मन खुश होता है, लगता है कहीं कुछ शुभ हो रहा है ना। तो बोर्न ऑन 21 March 1916,
है ना। अपना कंट्री इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947 में, और ये 1916 में इनका जन्म हुआ, तो आज़ादी से उतना पहले का इनका जन्म। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। ठीक है, बिहार के म्यूजिशियंस के एक परिवार से। वेल नोन मतलब बहुत ख्याति प्राप्त। ठीक है, वेल नोन एक फ्रेज जिसका मीनिंग है कि ख्याति प्राप्त। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे, बिलोंग करना मतलब वहाँ से जुड़े हुए रहना। ठीक है, वहाँ से उनका संबंध। तो एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए थे जो कि म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत ही फेमस था वहाँ पे। कहाँ? बिहार में। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, रसूल बख्श खान, दादाजी का क्या नाम था? रसूल बख्श खान, was the सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के जो महाराज थे उनके दरबार में वो सहनाई नवाज थे। मतलब राज दरबार में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उसमें ये सहनाई बजाने वाले थे। दादाजी क्या नाम था? रसूल बख्श खान। फिर उनके पिताजी, बिस्मिल्लाह खान के पिताजी, हिज फादर पैगंबर बख्श। ठीक है, पिता का नाम क्या है? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। पैटर्नल मतलब पिताजी के खानदान से। ठीक है, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। तो उनके दादाजी और पिताजी तो थे ही, साथ में और भी जो पिताजी के साथ के फैमिली वाले थे वो सब भी बहुत बड़े, यहाँ पे ग्रेट मतलब बहुत महान, बहुत बड़े सहनाई प्लेयर से, बहुत बड़े सहनाई बजाने के एक्सपर्ट थे। ठीक है, सहनाई वादक थे। अब द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। टुक टू मतलब ले लेना, मतलब अपना लेना। ठीक है, एक फ्रेज जिसका मतलब अपना लेना, यूज कर लेना। ठीक है, आकर्षित होकर के उसको स्वीकार कर लेना। तो द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अर्ली मतलब जल्दी। ठीक है, जीवन की बहुत शुरुआत में ही उन्होंने म्यूज़िक को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब म्यूज़िक उनको भी अच्छा लगने लगा और वो अपना टाइम इसी पे स्पेंड करने लगे। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, जब वो 3 साल के थे तो उनकी माँ ले करके मामा के घर गई थी। मैटरनल अंकल ना, मैटरनल अंकल, मैटरनल माँ के जुड़ा हुआ परिवार, तो मैटरनल अंकल मामा को कहते हैं। ठीक, मम्मी के भाई जो है वो मामा कहलाते हैं, तो मामा के घर लेके गई थी। इन बनारस, अभी ये वाराणसी कहलाता है ना, नाउ वाराणसी, और उस समय ये बनारस कहलाता था। बनारस का स्पेलिंग देखिए, तो ये बनारस में उनका मामा घर था। बिहार के डुमराव में पापा का घर मतलब दादाजी का घर, और बनारस में मामा का घर मतलब उनकी मम्मी बनारस की थी। तो बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस। बिस्मिल्लाह जो थे वो आकर्षित हुए, फैसिनेट होना, देख लीजिए स्पेलिंग FASCI। तो ये फैसिनेट हुए, आकर्षित हुए, क्या करके? अपने मामा जी को देख करके, क्योंकि उनके मामा प्रैक्टिस कर रहे थे। अंकल्स प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस भर STISE है ना। जब ये नाउन होता है तो वहाँ CE स्पेलिंग होता है, वर्ब हुआ तो SE हो गया। तो द सहनाई, ठीक है, वो अंकल को जब सहनाई बजाते हुए देखे तो बहुत आकर्षित हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पेनिंग हिज अंकल, और जल्द ही वो अपने मामा जी का साथ देने लगे। एकम्पेनी मतलब साथ देना, एकम्पेनिंग साथ देना, कंटिन्यू कर दिए वो। एकम्पेनिंग हिज अंकल अली बख्श, अंकल का नाम क्या था? अली बख्श। तो ये अली बख्श का जब उनका सहनाई सुने उससे आकर्षित हुए तो उन्हीं के साथ वो रहने लगे। तो अब क्या होता था कि वो जाते थे, उनके मामा जी जो थे वो मंदिर जाया करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड एक्कम्पेनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल। विष्णु भगवान आप जानते हैं, राम उन्हीं के अवतार कहे जाते हैं, विष्णु भगवान के अवतार। तो विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। ठीक है, मंदिरों में पूजा के लिए सहनाई बजाई जाती है, ये तो हम जान चुके हैं। तो वहाँ पे इन्हीं की नौकरी थी एक तरह से। ठीक है, इनका वो प्रोफेशन था, इनको वो काम दिया गया था। ही वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई, इनका वहाँ काम था सहनाई बजाना। तो ये अपने मामा के साथ विष्णु टेम्पल बनारस में जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड।
है ना। अली बख्श वहाँ पे बजाते मंदिर में, विष्णु मंदिर में शहनाई, और ये जो है सो कैप्टिवेटेड मतलब पूरी तरह से डूब के खो के एकदम किसी चीज़ में अभिभूत हो जाना, ठीक है ना। कैप्टिवेट मतलब ऐसे होता है बंदी बना लेना, तो यहाँ पे बंदी मतलब क्या, उसी भावना में खो जाना, मतलब और कहीं की सुध बुध नहीं रहना, ठीक है। कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड ना, घंटों तक वो ऐसा किया करते थे, उसी में खोए रहते, मतलब अब इनको बहुत अच्छा लगने लगा। देखिए बच्चों, किसी भी हॉबी को पहचानना, पैसन को पहचानना ऐसे ही शुरुआत होता है कि जो चीज़ बहुत देर तक आप कर सकें। लाइफ में करियर के लिए भी जब चुनते हैं कि क्या करियर मुझे पसंद है, तो आप अपने चॉइस को ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं, जिस काम को करने से आप थके नहीं, जो काम कितना भी देर आप कर सकें, ठीक है। वरना ऐसे इतने छोटे बच्चे के लिए तो थोड़े ही देर में तो ध्यान टूटने लगता है, बच्चा इधर उधर कुछ कुछ करने लगता है, लेकिन वो चुपचाप देखा करते थे। मतलब इनका पूरा जो एटीट्यूड एप्टीट्यूड सब था वो म्यूज़िक को एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है। और वो घंटों बैठा करते थे। तो ये आप लोगों को भी होना चाहिए कि आप अपने हॉबी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना, पैसन को लेकर के, तो आप ये चीज़ ढूंढिए कि कौन सा चीज़ ऐसा है, क्योंकि पैसन ही प्रोफेशन होना चाहिए। ऐसा काम आप प्रोफेशन के लिए चुनिए जिसमें कि आप कितना भी काम करें तो आपको मज़ा ही आता रहे। आप आज थक जाए, फिर आप कल बैठे तो कल ऐसे ही फिर नया चीज़ सोचिए कि इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने मन से काम नहीं करते, जिसमें आपका मन खुश नहीं होता है, वो काम ना तो आपको खुशी दे सकती है और ना ही आप उससे कुछ नया चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। कई बार हम लोग जो है सो सोसाइटी के प्रेशर में आकर के कि नहीं सोसाइटी में ये अच्छा है, इस चीज़ का बहुत क्रेज है, कभी रिलेटिव्स, कभी अपने घर के बड़े लोग, कभी पेरेंट्स, किसी किसी वजह से हम लोग गलत प्रोफेशन में आ जाते हैं और वहाँ पे अपना 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मन ही खुश नहीं होता है। इसलिए ये बात बहुत ध्यान में रखने की है कि हम लोगों को अपना प्रोफेशन उसी चीज़ को बनाना चाहिए जिसमें कि हम अपना सब कुछ दे करके भी इंजॉय कर सकें। अब यहाँ घंटों बैठ करके और सुना करते थे। तो स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे अब वो सीखने भी लगे। गेट मतलब पाना, लेसन मतलब उसका पाठ, यानी सीखना शुरू कर दिए। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर प्रैक्टिस करते रहते। इतने छोटे बच्चे और इतना मज़ा आता था, वो दिन भर थ्रू आउट द डे, है ना, दिन भर उसका प्रैक्टिस करते रहते। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, पहले तो मामा के साथ जाते थे, थोड़ा बड़े होने लगे तो वो कहाँ जाने लगे, स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स। वो जब लेसन ले लिए और प्रैक्टिस करने लगे, तो फिर आने वाले टाइम में वो किस किस मंदिर में, बालाजी के मंदिर में और मंगला मैया, है ना, मंगला मैया ये देवी माँ का मंदिर है, और वहाँ पे जाने लगे। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा किनारे, क्योंकि बनारस जो है वो गंगा नदी के किनारे है, और इसीलिए बनारस में इतने मंदिर है, उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है ना। हिंदू धर्म का इतना इम्पोर्टेंट जगह है कि कहते हैं कि वहाँ जाने से ही मोक्ष मिलता है, मोक्ष का शहर। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अगर फैमिली में किसी का डेथ होता है, तो डेथ होने के बाद जब उनका क्रीमेशन करते हैं, है ना, हिंदू रिलीजन में परंपरा है कि डेड बॉडी को क्रीमेट करते हैं, तो क्रीमेशन के बाद जो उनकी अस्थियां होती हैं उसको यहाँ पे फूल कहा जाता है, उस अस्थि को ले जा करके एक कलश में करके और कहाँ गंगा जी में डालते हैं, ताकि उनको मोक्ष मिल जाए, उनको जन्म के बाद का भी जो लाभ है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो इसलिए क्योंकि आत्मा को शांति मिले और उनका आगे का लाइफ अच्छा हो। और अगर किसी का पॉसिबल है तब तो डेड बॉडी को ही गंगा किनारे ले जा करके चलाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिलीजन से रिलेटेड है कि कुछ ना कुछ वहाँ की खासियत है। ये बनारस शहर जो मंदिरों का शहर, और गंगा नदी के पास अगर आप रहते हो या कभी गए हो, तो वहाँ की जो सीरेनिटी, जो पीस, जो स्पेक्टेकुलर व्यू होता है, उस व्यू को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और यही हुआ ये बच्चे बिस्मिल्लाह के पास, क्योंकि आप कभी पीसफुल माइंड से उसको वॉच करने का कोशिश कीजिए, उसको फील कीजिए, उस साउंड को। गंगा नदी की जो पानी बहती है, उस पानी का जो साउंड है ना, वो पानी आपको लगेगा कि अपनी तरफ खींच रहा है और आपके मन में एक अजीब सी शांति आ रही है। तो ये चीज़ जो लोग महसूस कर लेते हैं वो फिर गंगा से दूर
नहीं रहना चाहते, गंगा से दूर नहीं जाना चाहते। और वही हुआ इस बिस्मिल्लाह खान के साथ। तो ये जो है, अब ये जाते वहाँ मंगला मैया के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में। और बैंक मतलब किनारा, यही बैंक मतलब बैंक भी होता है, ये जो रुपए पैसे का काम करते हैं बैंक, ठीक है। और बैंक मतलब किनारा भी होता है। तो बैंक्स ऑफ द गंगा, ठीक, गंगा नदी, नदी के नाम के पहले द यूज़ करते हैं, देख लीजिए। तो बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस कहते हैं जो सीखने वाला है, ठीक है। अप्रेंटिस जो आदमी नया काम सीख रहा है, मतलब एक ट्रेनी है अभी, है ना, ट्रेनिंग ले रहा है अभी, वो एक्सपर्ट नहीं हुआ है, दैट इज़ नोन एज अप्रेंटिस। तो उस अप्रेंटिस की, यानी कि लर्नर बिस्मिल्लाह खान की फेवरेट हाउंड्स हो गई। फेवरेट मतलब मनपसंद, हाउंड मतलब जगह, वो जगह जहाँ वो बार बार जाए। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, यहाँ भी वर्ब TISE, और सॉलिट्यूड मतलब लोनलीनेस, अकेलेपन। तो वो अकेले जहाँ पे बैठ करके प्रैक्टिस कर सके, वो उनका फेवरेट हाउंड हो गया। क्या क्या? बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी का किनारा। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड, द फ्लोइंग वाटर्स, बहता हुआ पानी, है ना। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sahnai. जब वहाँ वो बैठते थे गंगा नदी के किनारे एकांत में, तो वो जो बहती हुई नदी थी, उससे इनको कुछ ऐसे प्रेरणा मिलती थी, इंस्पायर्ड, ठीक है, प्रेरणा देना, प्रेरणा मिलती थी कि ये तुरंत तुरंत इनके मन में इम्प्रोवाइज मतलब एकदम तुरंत, जैसे वहाँ बैठे बजा रहे हैं और अचानक से कुछ आ गया दिमाग में, ठीक है। इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट, इन्वेंट मतलब आविष्कार करना। रागाज, ये राग है ना, म्यूजिक में राग हुआ करते हैं, और हर राग की अलग अलग खासियत है, इनको बजाने का अलग तरीका, और हर राग की अलग शक्तियाँ हैं, ठीक है। क्योंकि म्यूज़िक बहुत शक्तिशाली चीज़ है और बहुत बहुत रिफाइंड चीज़ है, जो कि आपको शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को, हर राग का अलग अलग इम्पोर्टेंस है कि ये डिफरेंट टाइम में ज़्यादा पावरफुल होता है। तो उस तरह से ये कई राग, क्लासिकल म्यूज़िक के जो अलग अलग राग थे, जिसको कि आज तक समझा जाता था कि वो सहनाई में नहीं बजाया जा सकता है, उस राग को वहाँ बैठ करके प्रैक्टिस करने लगे, है ना। सो दैट राग इन हिंदी इज कॉल्ड हियर रागा, और उसी का प्लूरल रागाज, ओके। तो एट द एज ऑफ 14 साल के उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अब मामा जी तो बड़े म्यूजिशियन थे ही, उन्हीं के साथ वो चले गए कहाँ, इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहाँ पे। एंड एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, रिसाइटल मतलब यही म्यूजिकल प्लेइंग, ठीक है, जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उस्ताद फैयाज खान उस समय के बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। ये फैयाज खान पैटेड, पैट मतलब थपथपाना, आप कुछ काम करते हैं बड़े लोग पीठ थपथपाते हैं, तो वही पैट। उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक, उनके पीठ को थपथपाए, एंड सेड वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, मेहनत करो, बहुत मजा आएगा, तुम कुछ कर दिखाओगे, है ना। अब वहाँ इनको बहुत अच्छा लगा। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और 1938 में क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान को सबसे बड़ा ब्रेक मिला, क्योंकि अभी तक तो छोटे छोटे प्रोग्राम में, लेकिन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ। ये भी देखिए इंडिपेंडेंट होने के पहले की कहानी है, क्योंकि 47 में इंडिपेंडेंट हुए, तो उसके पहले ही इनको ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका मिल गया 1938 में। तो विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, लखनऊ का स्पेलिंग देख लीजिए क्या है, अभी लोग इसको लॉकडाउन पढ़ लेते हैं जल्दी से, LUCKNOW, है ना, लखनऊ। इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, ब्रेक मिलना मतलब उनको बड़ा सा अवसर मिलना, ठीक है। ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो बहुत जल्दी, सून मतलब जल्दी ही, बिकेम मतलब बन गए, हो गए, ऑफन हर्ड, ऑफन हर्ड मतलब जो बार बार सुनाई पड़े, शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, रेडियो पे शहनाई
बजाने वाले वो ऐसे व्यक्ति हो गए जो कि अक्सर, क्योंकि रेडियो तो सबके पास पहुंचता, कॉमन मैन तक पहुंचता, ऐसे म्यूजिकल जो भी कंसर्ट वगैरह हुआ करते थे वहाँ सब लोग नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन रेडियो कॉमन मैन भी प्ले कर सकते थे। तो अब ये आवाज़ सब जगह सुनाई पड़ने लगी बिस्मिल्लाह खान के सहनाई की। When India gained independence on 15th August 1947, गेन मतलब पाना, ठीक है, गेट। तो जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिला, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज सहनाई। ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात होगी इनके लिए कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंट इंडिया के ये फर्स्ट प्लेयर बन गए। और वो भी देखिए वो टाइम कैसा था, बिस्मिल्लाह खान एक मुस्लिम थे, वो टाइम था कि हिंदू मुस्लिम आपस में बहुत तंग महसूस करते थे। खुलकर कह दिया गया था कि जिनको जहाँ जाना है, उसी समय पाकिस्तान भी फॉर्म हुआ था, ठीक है, लेकिन ये बात कितने प्राउड की है कि और अधिकांश मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रहे थे और वो चले गए। और यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जो है वो अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन और अपनी जो एक आइडियोलॉजी होता है, एक प्योर थॉट होता है, उसकी वजह से इतना इम्पोर्टेंस यहाँ मिला इनको कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट शहनाई प्लेयर हुए। जब पहली बार अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, he poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. ठीक है, फर्स्ट डे ही जब इंडिपेंडेंस प्रोग्राम हो रहा था तो उस रेड फोर्ट के मैदान में बहुत सारे ऑडियंस होंगे। देश पहली बार आज़ाद हुआ है, पहला आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, तो सोच सकते हैं कि कितना एंथुजियाज्म होगा लोगों में, लोग कितना एक्साइटेड होंगे कि अब हम आज़ाद हो गए, अब हम अपने मर्जी से अपने देश को चला सकते हैं, अब हमें अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं सहनी पड़ेगी। ये सारे फीलिंग के साथ लोग वहाँ जमा थे और उस ऑडियंस के लिए बिस्मिल्लाह खान ने पोर ही हार्ट मतलब पूरे अपने शक्ति को उड़ेल के रख दिए, एकदम दिल से बजाए राग काफ़ी। और उसी के बाद पहले ये सारा म्यूज़िक का जो प्रोग्राम है ये हुआ, इसके बाद जो है क्योंकि इसको ऑसिपिस साउंड माना जाता है, तो शुभ चीज़ अपने देश का शुरू हो रहा है, इतने बड़े देश का, तो फिर उसके लिए ये प्रोग्राम था। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका स्पीच हुआ, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। उस फर्स्ट स्पीच को ये नाम दिया गया, ठीक है, Tryst with Destiny। अब बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। अब्रोड मतलब विदेश में, है ना, मेमोरेबल मतलब यादगार। बिस्मिल्लाह खान जो है वो बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस दे चुके हैं अपने देश भारत में और भारत के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान। पहली बार जब वो बाहर गए, विदेश गए, अपनी धरती के पार गए, तो वो कौन सा देश था? अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान इंडिया के बॉर्डर से थोड़ा सा टच करता है, नॉर्थ वेस्ट में, आप देख लेंगे मैप थोड़ा सा। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो। देख लीजिए, अफगानिस्तान गए तो वहाँ जो किंग थे वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए इन माइस्ट्रो से, मतलब इन कलाकार से, ठीक है, ये म्यूज़िक माइस्ट्रो जो थे उनसे इतने खुश हुए दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनिर्स। वो इतने खुश हुए कि बहुत कीमती, प्राइसलेस बहुत कीमती पर्शियन कारपेट, पर्शिया की कारपेट तो उसमें बहुत महंगा हुआ करते थे और सिर्फ राजा रजवाड़ों के लिए ही चीज़ थी, सामान्य व्यक्ति के बस के बाहर की चीज़ थी। और सोवेनिर्स, सोवेनिर्स मतलब यादगार, तो खुश होके बहुत सारी चीज़ दी है अफगानिस्तान से उनको लौटते समय। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। और ये अफगानिस्तान के राजा जो थे वो सिर्फ इकलौते नहीं थे, है ना, नॉट ओनली वन, ये अकेले नहीं थे जो कि फैसिनेट हुए थे, मतलब आकर्षित हुए थे बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक की तरफ, जो ये बजाते थे उसके तरफ। इनको जो सुनता था वही आकर्षित हो जाया करता था, क्योंकि बहुत मीठी, जैसे कृष्ण भगवान की बांसुरी आप सुनते हैं तो जो सुनेगा
उस म्यूज़िक को वो अट्रैक्ट हो जाता है। उसी तरह से बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई की म्यूज़िक थी, इस म्यूज़िक से जो भी जहाँ ये प्ले करते थे वहाँ के लोग बहुत अभिभूत हो जाया करते थे, है ना। भगवान तो कृष्ण भगवान तो भगवान थे, तो उनके साथ तो इस अर्थ पे जितने भी क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर, वो सब के लिए वैसे ही देवता थे। तो इसीलिए वो सारे लोग उनके पास देखेंगे, जो भी आप सीरियल्स देखेंगे, बुक्स वगैरह पढ़ेंगे रिलेटेड, तो आपको पता चलेगा कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, गाय, है ना, ये सारे लोग, है ना, बैठ करके और उनके बांसुरी को सुना करते थे, क्योंकि सबको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल फीलिंग आया करती थी। और यहाँ तो ये ह्यूमन बीइंग है और ये बजाते हैं, तो इनसे इनको जो जितने भी ह्यूमन बीइंग सुनते थे वो जो है वो बहुत फैसिनेट हुआ करते थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड after hearing Bismillah's plays at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। और फिर क्या हुआ, एक बार एक फिल्म डायरेक्टर जो थे विजय भट्ट, वो तो इतना इम्प्रेस हो गए कि वो इनका जब सहनाई प्लेइंग सुने एक फेस्टिवल में, उसके बाद तो एक पिक्चर ही बना दी इसी नाम से, गूंज उठी सहनाई, है ना। और ये पिक्चर भी बहुत फेमस हुई। द फिल्म वॉज अ हिट, है ना। फिल्म जो है हिट, हिट मतलब HIT, हिट, हिट मतलब यहाँ पे बहुत बहुत फेमस हो जाना, हिट हो जाना, है ना। कहते सबको पसंद आना, बहुत पॉपुलर हो जाना, सबको अच्छा लगना। तो फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन। दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है। और इनका एक कॉम्पोजिशन जो है वहाँ पे फिल्म शामिल किया गया एंड टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मतलब हर तरह का रिकॉर्ड तोड़ने वाला, ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। इतना फेमस हो जाना कि पीछे का सारा रिकॉर्ड जो भी म्यूज़िक का है वो ख़त्म हो जाए। तो दिल का खिलौना टूट गया, ये जो है सो बहुत फेमस गाना हुआ, है ना। दिल का खिलौना है टूट गया, ये गाना का जो बोल है ये देखिए इस तरह से अलग लेटर में लिखा हुआ है ना। तो आप इसको पहचान लीजिए कि इटैलिक्स में। तो टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, पूरे देश में फेमस हो गया और हर रिकॉर्ड को, पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतने बड़े सफलता के बाद भी इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड वर्ल्ड बोलते हैं फिल्मी जगत, ठीक है। सेलुलॉइड जो कि फिल्म से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग भी है फैशनेबल वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, ठीक है। फिल्म को इन द वर्ल्ड ऑफ फिल्म कहने की वजह सेलुलॉइड वर्ल्ड कहा गया है, फैशनेबल तरीका है जिसको कि फिल्म जगत कह सकते हैं, है ना। हिंदी में वर्ड यूज़ होता है फिल्म जगत, इंग्लिश का है सेलुलॉइड वर्ल्ड। तो इस फिल्म जगत में इतनी बड़ी सफलता के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। इतनी सफलता मिलने के बाद भी वो सिर्फ 2 ही फिल्म में काम की, विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, ठीक है। उनका वेंचर मतलब प्रोजेक्ट, जिसको कि क्योंकि फिल्म बनाते हैं तो एक प्रोजेक्ट होता है, तो उनका एक हिंदी मूवी और दूसरी कन्नड़ मूवी, किसकी, तो विक्रम श्रीनिवास की। और उसमें क्या था, संधि अपन्ना, ठीक है, सनिधि अपन्ना। तो ये सनिधि अपन्ना मूवी और गूंज उठी सहनाई 2 ही मूवी इनसे रिलेटेड रहा। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, क्योंकि वो ही सेज विथ इम्फेसिस, इम्फेसिस मतलब जोर देना, क्योंकि फिल्म के लिए क्या होता है, लोग को पसंद आए उसके वजह से कुछ चीज़ वहाँ पे आर्टिफिशियल हुआ करती है। और अभी तक इनको आदत थी, क्योंकि म्यूज़िक जब बजाते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन पावर से जुड़ जाते हैं, तो इनको बहुत नेचुरल वे में बजाने की, बहुत नेचुरल वे में रहने की एक आदत थी, उस आदत से इनको सुकून मिलता था। तो इसलिए ये 2 फिल्म के बाद महसूस किए कि नहीं, वहाँ पे हमारा ये नेचुरलनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए फिल्म जो है वो हमारे लिए ठीक डायरेक्शन नहीं है। तो बहुत जल्दी अपने इस चीज़ को वो पहचान लिए कि नहीं, फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ आर्टिफिशियल दिखाया जाता है और वहाँ उस आर्टिफिशियलिटी को एकम्पेनी करना अपने सहनाई के म्यूज़िक से तो इनको अच्छा नहीं लगता था, जो कि नेचुरल वे में म्यूज़िक प्ले करके इतना डिवाइन प्लेजर को फील कर चुके थे। तो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, है ना, इतना पुरस्कार, इतना पहचान, केम थिक एंड फास्ट, ये बहुत इनके पास आया, बहुत ज़्यादा केम थिक एंड फास्ट, है ना। ये भी फ्रेज थिक एंड फास्ट, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी
invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अब इनको अवार्ड और पहचान की जैसे ना बौछार होने लगती है कि बस एक के बाद एक नया नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले व्यक्ति बने किस चीज़ के लिए, टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म मतलब अपना परफॉर्मेंस देना, तो परफॉर्म करने वाले अपना इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए इनको बुलाया गया। कहाँ पे, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका सोचिए कि आज भी सुपर पावर है और उस समय तो उसकी क्या स्थिति थी, सो आप सोच ही सकते हैं। तो इनको वहाँ भी बुलाया गया प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर में, है ना। प्रेस्टिजियस मतलब बहुत सम्मानजनक जगह। लिंकन सेंटर, लिंकन वहाँ के एक प्रेसिडेंट थे, तो उनके नाम पे ये लिंकन सेंटर हॉल है, वहाँ पे इनको बुलाया गया परफॉर्मेंस के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में भी वर्ल्ड एक्सपोजिशन म्यूजिक का, तो वहाँ भी ये पार्टिसिपेट किए। एंड इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, कांस के आर्ट फेस्टिवल में, कान का फिल्म फेस्टिवल वगैरह भी बहुत फेमस होता है। अपने जो भी एक्टर एक्ट्रेस जाते हैं तो टीवी पे न्यूज़पेपर में छाए रहते हैं, तो उस समय सोचिए कि इनको वहाँ जाने का मौका मिला। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका के ट्रेड फेयर में भी इनको जाने का मौका मिला। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन द तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो इतने फेमस हो गए कि ईरान में, ठीक है, ईरान का एक सिटी है तेहरान, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम का ही नाम रख दिया गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, अभी तक तो बाहर के पहचान की बात पढ़े थे, कितना इनको पहचान, पुरस्कार, मान सम्मान मिला। अब जो शुरू में चर्चा किए थे आपसे कि नेशनल अवार्ड्स इंडिया का ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, इतना सारा अवार्ड, ये सारे सिविलियन अवार्ड्स जो हैं इनको मिल चुके हैं, जिसमें भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये किसी भी क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए दिया जाता है, पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, उससे भी बड़ा पद्म विभूषण, और फाइनली भारत रत्न। कन्फर्ड मतलब दिया जाना, है ना, गिवन, यूजुअली एन अवार्ड और अ डिग्री। जब कोई अवार्ड या डिग्री देते हैं तो कन्फर्ड उसके लिए यूज होता है, CONFER, कन्फर, और ये RRED है, पास्ट टेंस, कन्फर्ड है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 में तो उनको ये अवार्ड भी मिल गया, क्या, भारत रत्न, विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। कोवेटेड मतलब जिसकी बहुत दिनों से इच्छा हो। अब जब पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सारा कुछ जब अपने पास हो, तो फिर भारत रत्न ही बचता है, तो जाहिर है उनके मन में ये चाहत थी, मतलब लॉन्ग डिजायर्ड, है ना। कोवेटेड मतलब कि मच डिजायर्ड, जिसकी बहुत चाहत हो, तो इसकी चाहत उनको थी। विद द कोवेटेड अवार्ड ना, वो अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, जब वो पहनते हैं, है ना, तो वो अपने चेस्ट पे जब आया, ठीक, ऑन हिज चेस्ट, एंड हिज आई ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, और उनकी आंखें जैसे चमक रही थी, झिलमिला रही थी, है ना, जब, क्योंकि जब आप इस तरह का बहुत दिन का चाहा हुआ चीज़, तो आंख थोड़े भर आते हैं, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, तो वो उसमें जो आंखों का जो पानी है वो चमकता है, वो छलछलाता है, हमारे भाव जो है सो, तो उस ग्लिंट, उस चमक में, है ना, विथ रेयर, रेयर मतलब बहुत कम दिखने, रेयर हैप्पीनेस मतलब उतना खुश शायद ही कोई हो पाता है, उस तरह का रेयर हैप्पीनेस, ही शेड, वो क्या बोले, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, वहाँ पे जब उनको बोलने का मौका मिला तो क्या बोले कि मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध परंपरा है, क्योंकि म्यूज़िक अपने यहाँ का कमाल का है, तो ये सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, इवन पश्चिम से भी लोग, वेस्ट मतलब जो वेस्ट, हम लोग क्योंकि ईस्ट में है तो वेस्टर्न कंट्री जो है वो भी हमारे यहाँ म्यूजिक सीखने आ रहे हैं। तो फिर लेकिन इंडिया में शुरू में म्यूजिक को इतनी पहचान नहीं थी, और इस फील्ड में जो लोग निकलते थे तो उनको बड़ा समाज का बेइज्जती झेलना पड़ता था। लड़कियां तो शायद ही जा पाती थी क्योंकि म्यूज़िक को अच्छा नहीं माना जाता था, म्यूज़िक डांस। लेकिन आज बहुत अच्छा टाइम आ गया है कि म्यूज़िक डांस सब कुछ को एक्नॉलेज किया जाने लगा है, और हर कोई हर चीज़ को कर सकता है, तो जिसकी जहाँ इंटरेस्ट हो किया जा सकता है, क्योंकि म्यूज़िक सच में डिवाइन चीज़ है। तो वो कहते हैं कि म्यूज़िक अपने बच्चों को सिखाइए,
वेस्ट बंगाल में तो बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही रविंद्र संगीत के नाम से वहाँ पे अपना जो कल्चरल म्यूज़िक है उसको सीखने लगते हैं, गाने लगते हैं। और साउथ में भी कुछ इसी तरह से है कि बच्चे ज़्यादा ये होते हैं। इधर आसपास का स्टेट जो है नॉर्थ का, यहाँ पे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको सीखने में कोई रोक नहीं है। और अभी तक म्यूज़िक घर घर का पार्ट नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि अब जो नई पीढ़ी है, ये जनरेशन अपने बच्चों को ज़रूर चाहते हैं कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में कोई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने बच्चे को आए, और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब आप अपने उम्र के बच्चों में देखेंगे तो अधिकांश लोग सीख रहे होंगे, लेकिन आप अपने मम्मी लोग से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे तो अभी से थोड़ा कम, और दादाजी लोग से पूछेंगे तो उससे भी कम। ये वाली स्थिति कि दादा दादी वाले टाइम में लोग जो है सो इतना म्यूज़िक को हर फैमिली में पसंद नहीं की जाती थी। फैमिली बाय डिग्निटी हुआ करती थी, इसको प्रेस्टीज से जोड़ के देखा जाता था। लेकिन अब वो सब बाउंड्री टूट रहा है, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अब सब कुछ सबको ही कर सकता है। हर किसी के लिए छूट है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वही कर सकता है। तो इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, हैविंग ट्रेवल्ड, इतना यात्रा करने के बाद भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को फॉन्डली मतलब प्यार से लोग खान साहब कहा करते थे, ठीक है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी और ये सारा पहचान मिलने लगा तो वो खान साहब हो गए। स्पेलिंग देखिए, खान साहब, ह उसमें गायब है, खान साहब। एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। वो देश दुनिया का बहुत सारा शहर को घूमे, सब जगह घूमा है ना, उसके बावजूद भी बनारस और डुमराव का जगह उनके लिए उतना ही प्यारा रहा। उसका इज्जत, उसका मान सम्मान, उसकी यादें उनके लिए कम नहीं हुई। एक्सीडिंगली मतलब बढ़ता ही गया। फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन मतलब रहना, फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के अभी भी दो सबसे अच्छे शहर उनके लिए थे, डुमराव और बनारस। A student of his once wanted him to head a Sahnai school in the USA. एक बार उनका एक स्टूडेंट जो था वो सोचे कि यूएसए में एक सहनाई का स्कूल खोलते हैं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स हियर, ठीक है। बोले कि बनारस जैसा थोड़ा वहाँ का इन्वायरमेंट कर देंगे, मंदिर वंदिर बना देंगे, सब कर देंगे, तो आप वहाँ रहना चाहेंगे क्या? क्योंकि स्टूडेंट को पता होगा कि बनारस से हमारे उस्ताद जी को लगाव है। तो खान साहब का जवाब क्या था? बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। क्या वो रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट करके वहाँ ले जा सकता है? मतलब बनारस की खासियत इसलिए नहीं है कि वहाँ सिर्फ मंदिर है, वहाँ लोग बाग हैं, वहाँ पे मंदिरों में सहनाई की इम्पॉर्टेंस है, वहाँ लोग बजाते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि रिवर गंगा भी, रिवर गंगा बनारस के पूरे एम्बियंस को क्रिएट करती है, और वो ऐसा वातावरण वहाँ बनता है जो आपको खुद को मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इंस्पायर्ड करता है ना। तो बहुत साधु संत आप वहाँ देखेंगे जो बरसों से वहाँ तपस्या में लगे हुए हैं, और उस तपस्या के बाद जो उनको आनंद मिला उसके बाद वो पूरी दुनिया भूल जाते हैं, बस अपने ही में रमे हुए हैं, भगवान और खुद। सो दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी, फिर वो बाद में याद करते बोलते हैं कि लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में वो एक बार ऐसा बोले थे कि दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, इसलिए बोले कि दैट इज़ वाई, यही कारण है ना, दैट इज़ वाई, यही कारण है कि, है ना, वाई यहाँ पे देख लीजिए ये क्लास में यूज़ हुआ है। सो दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेश में हूँ, है ना, कोई बाहर के देश में हूँ, मतलब इंडिया छोड़ के कहीं और भी हूँ, आई कीप अर्निंग, अर्निंग मतलब होता बहुत ग्रेट डिज़ायर होना, डीप डिज़ायर होना, तो आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मुझे हिंदुस्तान देखने की बहुत इच्छा होती है, मतलब वो अपने देश को मिस करते हैं। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और जब मतलब मुंबई में हूँ तो सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और गंगा के बारे में, है ना। मतलब देश से बाहर रहूँ तो देश की याद आती है, लेकिन जब देश में रहूँ तो बनारस याद आती है, और जब बनारस में रहूँ, एंड वाइल इन बनारस, जब बनारस में रहूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब बनारस में रहूँ तो मैं वहाँ का मट्ठा, मट्ठा समझते हैं, ये दही जब जमाते हैं, कर्ज, ठीक है, दही में से ऊपर से जब मक्खन निकाल लेते हैं, उस मक्खन को जला के घी बनाने का यहाँ ट्रेडिशन है, तो घी बनता है लगभग हर घर में जहाँ भी, क्योंकि पहले जो है
वो कैटल रहा करते थे हर घर में, तो सब लोग जानते हैं, इसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं, किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। घर की जितने लेडीज़ हैं सबको पता होता है कि दही बनाए, उसके ऊपर से दही में से मक्खन निकालते हैं उसको मथ के। आप वो कृष्ण भगवान वाले सीरियल में देखा करते होंगे कि मत्ती है माँ या फिर गोपियाँ, तो वो मक्खन निकलता है और वही माखन कृष्ण भगवान को पसंद था। तो वो माखन के बाद जो बच जाता है ना नीचे, मतलब दही जो है वो बिना मक्खन के, उसको कहते हैं मट्ठा। तो अब इनको बहुत मजा आता है, ये कहते हैं कि जब बनारस में रहूँ तो सब कुछ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो मट्ठा याद आता है डुमरांव का, बिहार का, क्योंकि बिहार में वो मट्ठा बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। वो ताज़ा, वो एक तरह से अमृत है, और उसको तो आयुर्वेद भी कहता है कि ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि वो आपके बॉडी का रेसिस्टेंट पावर बढ़ाता है, वो आपके डाइजेशन सिस्टम को सही रखता है। तो जाहिर है कि ये दो चीज़ जब बढ़ जाएंगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और डाइजेशन सही हो जाएगा, तो फिर और बहुत सारे आपके जो रियल एनर्जी है वो सामने आने लगते हैं और बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वो कहते हैं कि मुझे तो बहुत याद आता है भाई, वो मट्ठा को बहुत मिस करते हैं। अब ये छोटा सा बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, रीडर डाइजेस्ट, ये न्यूज़पेपर का अक्टूबर 2005 का। शेखर गुप्ता उनसे पूछते हैं कि व्हेन पार्टीशन हैपन, पार्टीशन मतलब जब देश का बंटवारा हुआ है ना, पार्टीशन बंटवारा, व्हेन पार्टीशन हैपन डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? क्योंकि वो एक मुस्लिम थे, इसलिए उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप लोग नहीं सोचे पाकिस्तान जाने का? बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं, गॉड फॉरबिड, भगवान ने मना किया। क्या किया भाई, मतलब एकदम इच्छा नहीं हुई। मी ली बनारस, मैं ना ना कि मतलब कहते भगवान ना करे, मतलब मैं पाकिस्तान, भगवान ना करे कि मैं पाकिस्तान जाऊँ। मी ली बनारस, मैं, और मैं बनारस छोड़ूं, मतलब बनारस इतना लगाव था। मी ली बनारस, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान में गंगा नहीं बहती है, इसलिए मी ली बनारस, मैं बनारस छोड़ो, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने बॉर्डर को सिर्फ इसलिए पार किया था कि मैं ये कह सकूं कि हाँ ठीक है मैं भी पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ 1 घंटे के लिए था, मतलब बॉर्डर पार करके पाकिस्तान गए तो, लेकिन सिर्फ 1 घंटा रुके पाकिस्तान। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मतलब पाकिस्तानी जो थे, वहाँ के मुस्लिम जो थे, उनको मैंने नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम, नमस्कार आप जानते हो ग्रीट करने का भी तो बहुत पॉपुलर हो रहा है, हाथ जोड़ के ग्रीट करते हैं दूसरे को। तो पाकिस्तानी इसको बोला, मतलब मुस्लिम जिनको जो लोग ग्रीट करने के लिए सलाम अलैकुम बोलते हैं, उनको मैंने नमस्कार कहा एंड सलाम अलैकुम कहा इंडियंस को। आई हैड अ गुड लाफ, और सब ऐसा बोल के मैं बहुत हंसा था, क्योंकि सबको बहुत मज़ा आया कि क्योंकि आज़ादी के पहले तो इतना अच्छा सब लोग मिल करके रहते थे, सब भाई भाई की तरह थे, और धीरे धीरे करके कुछ लोगों के वजह से बस ये बढ़ता चला गया और आज हम इतने दूर हो गए हैं। पर आज़ादी के पहले की जो लड़ाई थी उसमें सब लोग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब मिल के लड़े थे, और मिल कर के ही वो देश होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देश इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाया, लेकिन जो है सो है। बस हम लोग को ये कोशिश करना है कि हारमोनी क्रिएट रहे, हारमोनी मेंटेन रहे, और ये हारमोनी अपने किसी भी वर्ड से, डिड से, थॉट से कभी भी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। और आज के देश में यही नेशन के प्रति सर्विस है ना, राष्ट्र की सेवा है। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि राष्ट्र की सेवा सिर्फ सीमा पे जा कर के ही नहीं की जा सकती है। राष्ट्र की सेवा ये भी है कि आप जहाँ हैं, जिस हालत में, आप स्टूडेंट हैं, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आप जिस भी प्रोफेशन में उस काम को अपने 100% दीजिए, और अपने किसी भी थॉट से, डिड से, वर्ड से, है ना, मन कर्म वचन किसी भी चीज़ से हारमोनी को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। देन दैट इज़ कॉल्ड सर्विस ऑफ द नेशन। तो नेक्स्ट पार्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और इनका जो जीवन था वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, कि रिच जो समृद्ध कल्चरल है ना, यहाँ का जो सांस्कृतिक हेरिटेज है, यहाँ की जो परंपरा है, अपना संस्कृति है, बहुत समृद्ध संस्कृति है, उसका one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kasi Biswanath temple. और इसको इनके जैसा डिवाउट मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, है ना, वेरी रिलीजियस। तो ऐसा नहीं था कि ये अपने धर्म को नहीं मानते थे, ये बहुत रिलीजियस थे, अपने धर्म को बहुत गहराई से मानते थे, लेकिन इसके बाद भी धर्म को सच्चे तरीके से मानते थे, इसीलिए इतना हारमोनी में रहना चाहते थे, और इसीलिए इतना हारमोनी से अपना जीवन बिताए।
तो ये इनके जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। एफर्टलेसली, मतलब एफर्ट मतलब होता है कोशिश, एफर्टलेस बिना कोशिश के, मतलब इनको इसके लिए बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता था, नेचुरल रूप से, क्योंकि मन से ही जब सही होते हैं तो फिर कुछ दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्सेप्ट्स दैट अ डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम कैन प्ले वेरी नेचुरली, है ना। वो क्या करते थे, हर दिन जा करके शहनाई बजाते थे। कहाँ पे, काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये इसी काशी जो है, बनारस को काशी भी कहते हैं, आज जो वाराणसी है उसको काशी कहा जाता है। तो ये काशी नाम आप सुनते भी होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट्री सीट भी है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, और इसी टेम्पल के वजह से इस जगह का नाम पड़ा है काशी, और फिर वही वाराणसी हुआ, फिर बनारस पहले कहते थे। तो ये सारा कुछ तो इतना, ये इन्हीं के जैसा डिवाउट हो सकता है, मतलब सच्चे धर्म के अनुयायी जो कि ऐसा कर सकते हैं, और जा कर के और विश्वनाथ टेम्पल में जहाँ इसको कि मोक्षदायी मंदिर कहा जाता है, वहाँ जा कर के और शहनाई बजाते हैं। ठीक है। अब बहुत पेनफुल पार्ट ऑफ दिस लेसन कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे 21 अगस्त 2006, है ना। ऐसे हस्ती को हमने कब खोया, 21 अगस्त 2006 को, 2006 को, एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबी, ठीक है। तो उनको हमने 21 अगस्त 2006 को एक लंबी बीमारी के बाद, है ना, वो कितने साल के थे, 90 ईयर्स के थे जब उनका डेथ हुआ, जब वो शरीर को छोड़े और परमानेंट एबोर्ड को गए, तब वो 90 ईयर्स के थे, और उसके पहले वो बीमार थे लंबे समय से। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, है ना। और उनकी मृत्यु के बाद जब वो इस देह को छोड़कर चले गए तो उनको स्टेट फ्यूनरल, जैसे राजकीय सम्मान के साथ उनका फ्यूनरल हुआ। फ्यूनरल होता है वो अंतिम संस्कार का, जो अंतिम यात्रा है वो हुआ, और साथ में गवर्नमेंट जो है सो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सोचिए भारत की जो सरकार है वो डिक्लेयर्ड की 1 डे की नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक, नेशनल राष्ट्रीय मॉर्निंग, ये मौन होता है शोक मनाना, तो एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। तो देश को बिस्मिल्लाह खान से भी बहुत मिला, और बिस्मिल्लाह खान को भी देश से बहुत कुछ मिल गया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके एफर्ट को इतना अच्छे से एक नॉलेज उनके लाइफ टाइम में ही कर लिया जाए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान एक लेजेंड थे, जो कि अपने जीते जी इतना कुछ पा करके गए। और आई होप बच्चों की आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा, और इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं और से लेसन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप 1-2 बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। थैंक यू।